नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का मूल्य वैल्यू ऑफ सप्लाई। इससे पिछली क्लास में हमने सामान्य दशा में आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे कि विशिष्ट दशाओं में, कुछ विशिष्ट दशाओं में आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विशिष्ट दशाओं में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण। तो कुछ विशिष्ट दशाओं में किस प्रकार से आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली दशा है प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में ना होने पर आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण। हमने पढ़ा था कि प्रतिफल मुद्रा या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता है। तो अगर किसी आपूर्ति का प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में ना हो, यानी मुद्रा के अलावा गैर मुद्रा यानी कि मुद्रा और साथ साथ किसी वस्तु के रूप में अगर प्रतिफल का भुगतान किया गया है तो प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में ना होने पर आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न भुगतान किया गया हो, न चुकाया गया हो, तो हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य। अगर किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति का भुगतान पूर्णतः मुद्रा में ना किया गया हो, मुद्रा के साथ साथ गैर मुद्रा में भी अगर भुगतान किया गया हो, गैर मुद्रा यानी कि किसी वस्तु के रूप में भी अगर भुगतान किया गया हो प्रतिफल का, तो फिर ऐसी स्थिति में हम जो आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य है उसको ही हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। खुला बाजार मूल्य यानी कि ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस खुला बाजार मूल्य से हमारा तात्पर्य है कि आपूर्ति के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा पूर्णतः मुद्रा में किया गया भुगतान। जिस माल या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं, उस माल या सेवा की आपूर्ति के संबंध में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्ण मुद्रा में किया गया भुगतान ही खुला बाजार मूल्य कहलाएगा उस आपूर्ति का। और इसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया जाएगा। माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर को इस खुला बाजार मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी जीएसटी को छोड़कर इस आपूर्ति के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा पूर्णतः मुद्रा में किया गया भुगतान ही खुला बाजार मूल्य माना जाएगा। बशर्ते, लेकिन साथ ही साथ शर्त यह है कि यह एक संबंधित व्यक्ति ना हो। जिस व्यक्ति ने पूर्णतः मुद्रा में भुगतान किया है ऐसी आपूर्ति के संबंध में, वह व्यक्ति संबंधित व्यक्ति न हो तथा कीमत ही
एकमात्र प्रतिफल और ऐसे व्यक्ति ने जो कीमत चुकाई है मुद्रा में, पूर्णतः मुद्रा में, वही इस आपूर्ति का एकमात्र प्रतिफल हो। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी आपूर्ति के संबंध में पूर्णतः मुद्रा में भुगतान किया गया है तो उस भुगतान को ही हम खुला बाजार मूल्य मानेंगे उस वस्तु का, उस आपूर्ति का। और शर्त यह है कि वह व्यक्ति संबंधित व्यक्ति ना हो और जो उसने भुगतान किया है, जो कीमत चुकाई है, वही एकमात्र प्रतिफल हो ऐसी आपूर्ति का। तो अगर आपूर्ति का मूल्य या आपूर्ति का प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं चुकाया गया है, उसका भुगतान पूर्णतः मुद्रा में नहीं किया गया है, साथ ही साथ किसी गैर मुद्रा प्रतिफल भी चुकाया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम आपूर्ति का मूल्य, आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य लेंगे। और खुला बाजार मूल्य क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं हो, जिस आपूर्ति का हम मूल्यांकन कर रहे हैं उस आपूर्ति का अगर खुला बाजार मूल्य नहीं हो तो फिर हम, अगर खुला बाजार मूल्य नहीं हो तो फिर आपूर्ति के संबंध में मुद्रा प्रतिफल प्लस गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा की राशि। अगर आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो फिर हम आपूर्ति के संबंध में जो मुद्रा प्रतिफल, मुद्रा के रूप में जो भुगतान किया गया है और जो गैर मुद्रा प्रतिफल चुकाया गया है उसके बराबर मुद्रा की राशि का योग हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। आपूर्ति का भुगतान पूर्णतः मुद्रा में नहीं किया गया है, प्रतिफल का भुगतान पूर्णतः मुद्रा में नहीं किया गया है, साथ ही साथ कोई गैर मुद्रा प्रतिफल भी चुकाया गया है, तो मुद्रा प्रतिफल प्लस गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर जो मुद्रा है उन दोनों का योग करके हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। लेकिन ये तब मानेंगे जब आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं हो, तब हम मानेंगे। और गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा आपूर्ति के समय ऐसी राशि ज्ञात हो। साथ साथ ये शर्त है कि हम गैर मुद्रा प्रतिफल को जब मुद्रा में परिवर्तित करेंगे तो आपूर्ति के समय उस गैर मुद्रा प्रतिफल की राशि ज्ञात होनी चाहिए कि ये गैर मुद्रा प्रतिफल जो है वो किस मूल्य का है। तीसरी स्थिति है कि जब आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य भी उपलब्ध ना हो और आपूर्ति के संबंध में जो गैर मुद्रा प्रतिफल का भुगतान किया गया है उसके बराबर मुद्रा की राशि भी ज्ञात ना हो, यानी उपयुक्त ए और बी दोनों ही ज्ञात ना हो, उपयुक्त ए और बी जब है, बी स्थिति कब लागू होगी जब उपयुक्त ए से मूल्यांकन संभव ना हो। तो पहले तो आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य लेंगे। अगर आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, यानी उपयुक्त ए से मूल्यांकन संभव ना हो, तो फिर आपूर्ति के संबंध में मुद्रा प्रतिफल और चुकाया गया गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा की राशि, इन दोनों का योग हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। अगर ए और बी दोनों से ही मूल्यांकन संभव ना हो, उपयुक्त ए और बी दोनों से मूल्यांकन संभव ना हो, तो उसी प्रकार एवं किस्म की, उसी प्रकार एवं किस्म के माल एवं सेवा की आपूर्ति
मूल्य लेते हैं। अगर आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, ना ही आपूर्ति के संबंध में चुकाए गए गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर की मुद्रा ज्ञात करना संभव ना हो, तो अगर उपयुक्त ए और बी दोनों से ही मूल्यांकन संभव ना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो आपूर्ति की गई है जिस वस्तु और सेवा की, उसी प्रकार एवं किस्म, यानी उसी समान जो कोई वस्तु या सेवा है वो उसी गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवा, यानी उसी प्रकार एवं किस्म के माल एवं सेवा की आपूर्ति का मूल्य लेंगे। यानी उसी प्रकार की और उसी गुणवत्ता वाली कोई अन्य वस्तु की आपूर्ति, अन्य वस्तु या सेवा की आपूर्ति का मूल्य हम जो है वस्तु या सेवा की आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। तो इस क्रम में हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करेंगे जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं चुकाया गया है। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, होंडा मोटर्स ने मेट्रो टायर्स को 50 मोटरसाइकिलों की आपूर्ति 45,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल की दर से नगद मुद्रा में भुगतान मांगा है। प्रति मोटरसाइकिल 45,000 रुपए। तो होंडा मोटर्स ने मेट्रो टायर्स को 50 मोटरसाइकिलों की आपूर्ति 45,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल की दर से नगद एवं मेट्रो टायर्स इन 50 मोटरसाइकिलों के लिए 100 टायर दे। तो मुद्रा में भुगतान किया जा रहा है 45,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल नगद, और साथ साथ इन 50 मोटरसाइकिलों के लिए 100 टायर दिए जा रहे हैं, गैर मुद्रा प्रतिफल भी है। यानी कि जो प्रतिफल है, प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं है। 45,000 रुपए नगद है और साथ ही साथ 50 मोटरसाइकिलों के बदले 100 टायर दिए जा रहे हैं, तो प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं है। तो जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं होता है, तो आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए हम आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य देखते हैं। तो आगे दिया गया है 50 मोटरसाइकिलों के लिए कर योग्य मूल्य प्रत्येक दशा में निर्धारित कीजिए। तो आपूर्ति का कर योग्य मूल्य निर्धारित करना है। Determination of taxable value of supply in different situations। तो प्रतिफल यहाँ पर पूर्णतः मुद्रा में नहीं है, मुद्रा के साथ साथ गैर मुद्रा प्रतिफल भी चुकाया गया है, 100 टायर दिए गए हैं। तो 50 मोटरसाइकिलों के लिए कर योग्य मूल्य, यानी आपूर्ति का कर योग्य मूल्य हमको अलग अलग सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में ज्ञात करना है। तो अगर प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में ना हो, तो सबसे पहले हम लेते हैं आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य। आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य ही जो है आपूर्ति का मूल्य माना जाता है। तो जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति में दिया हुआ है यदि प्रत्येक होंडा मोटरसाइकिल का खुला बाजार मूल्य 62,000 रुपए है, तो जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में ना हो, तो हम खुला बाजार मूल्य, ओपन मार्केट वैल्यू को ही आपूर्ति का मूल्य मानते हैं। तो जो पहली स्थिति है, द वैल्यू ऑफ 50 मोटरसाइकिल्स shall be open market value. The value of 50 motorcycles shall be the open market value. Open market value है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 62,000 रुपए। एक मोटरसाइकिल का ओपन मार्केट वैल्यू है और 50 मोटरसाइकिलें हैं, तो 62,000 को 50 से गुणा करेंगे। 62,000 को 50 से गुणा करने पर आ रहा है 31 लाख। 31 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। इन मोटरसाइकिलों का मूल्य नगद और टायर, 100 टायर के रूप में जब चुकाया गया है, यानी प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं है, तो सबसे पहले हम
आपूर्ति का मूल्य उसका ओपन मार्केट वैल्यू खुला बाजार मूल्य लेते हैं। तो खुला बाजार मूल्य प्रत्येक मोटरसाइकिल का 62,000 रुपए है और 50 मोटरसाइकिलों की आपूर्ति की गई है, इसलिए 62,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल के हिसाब से 31 लाख रुपए आपूर्ति का मूल्य होगा पहली कंडीशन में। दूसरी स्थिति दी गई है कि मोटरसाइकिल का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है। तो हमने बात की थी कि अगर आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध ना हो तो फिर हम जो मनी कंसिडरेशन है, मनी कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ नॉन मनी कंसिडरेशन यानी मुद्रा प्रतिफल और जो गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा की जो राशि है उन दोनों का योग हम आपूर्ति का मूल्य मानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में जो मनी कंसिडरेशन है वो है 45,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल, तो जो मुद्रा प्रतिफल है वो 45,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल है और जो गैर मुद्रा प्रतिफल है, गैर मुद्रा प्रतिफल है 100 टायर। तो गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा को हम मुद्रा प्रतिफल में जोड़कर फिर हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो गैर मुद्रा प्रतिफल 100 टायर है और इन 100 टायरों के बराबर की वैल्यू के बराबर की मुद्रा हम ज्ञात करेंगे। तो लिखा है मेट्रो टायर का, यानी कि जो मेट्रो टायर के जो टायर हैं उस टायर का खुला बाजार मूल्य 5,000 रुपए है। तो गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा है, प्रत्येक टायर का 5,000 रुपए मूल्य है, तो 100 टायर का मूल्य होगा 5 लाख रुपए। तो मुद्रा प्रतिफल में हम गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा जोड़ेंगे और फिर हम आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करेंगे जब आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो। तो दूसरी स्थिति में in such condition the value of supply shall be determined as follows। यानी निम्न प्रकार से हम इस प्रकार से हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात करेंगे। कंसीडरेशन इन मनी, मुद्रा प्रतिफल है 45,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल, तो 50 मोटरसाइकिलें हैं तो 45,000 को 50 से गुणा करेंगे, 22,50,000 रुपए कंसीडरेशन इन मनी है और वैल्यू ऑफ नॉन मनी कंसीडरेशन गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर की मुद्रा यानी गैर मुद्रा प्रतिफल का मूल्य होगा 100 टायर दिए गए हैं 50 मोटरसाइकिलों के बदले 45,000 रुपए नकद के अलावा, तो 100 टायर का मूल्य 5,000 रुपए प्रति टायर के हिसाब से 5 लाख हो गया। आपूर्ति का मूल्य मुद्रा प्रतिफल और गैर मुद्रा प्रतिफल के बराबर मुद्रा दोनों का टोटल होगा और दोनों का टोटल है 27,50,000। तो अगर खुला बाजार मूल्य ओपन मार्केट वैल्यू अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर हम दूसरी स्थिति में जो मुद्रा प्रतिफल है, मुद्रा प्रतिफल और गैर मुद्रा प्रतिफल का मूल्य इन दोनों का योग करके आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो आपूर्ति का मूल्य है 27,50,000। अगर खुला बाजार मूल्य भी उपलब्ध ना हो और गैर मुद्रा प्रतिफल का मूल्य भी अगर ज्ञात नहीं किया जा सके तो हम उसी प्रकार की और उसी गुणवत्ता वाली उसी किस्म की किसी अन्य वस्तु का मूल्य आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। तो तीसरी स्थिति है कि ना तो मोटरसाइकिल का और ना मोटरसाइकिल का ना ही टायर का मूल्य उपलब्ध है। तो मोटरसाइकिल का खुला बाजार मूल्य भी उपलब्ध नहीं है और टायर का मूल्य भी उपलब्ध नहीं है, परंतु हीरो मोटरसाइकिल, यहाँ पर होंडा मोटरसाइकिल है, होंडा अपनी मोटरसाइकिल्स की आपूर्ति कर रहा है। तो होंडा की एक कॉम्पिटिटर कंपनी है हीरो, तो यहाँ पर परंतु हीरो मोटरसाइकिल जो कि समान प्रकार उसी काइंड की है और उसी गुणवत्ता वाली है, उसी किस्म की है, उसका मूल्य 60,500 रुपए है। तो फिर जब खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है आपूर्ति का और आपूर्ति के संबंध में जो गैर मुद्रा प्रतिफल चुकाया गया है
उसकी वैल्यू भी नहीं ज्ञात की जा सकती, तो फिर हम उसी प्रकार की किसी अन्य वस्तु, उसी प्रकार और उसी गुणवत्ता वाली किसी अन्य वस्तु का मूल्य हम आपूर्ति का मूल्य मानते हैं। तो तीसरी स्थिति में हम क्या करेंगे कि तीसरी स्थिति में इन सच केस the value of supply shall be the value of goods like kind and quality. In such case, यानी कि तीसरी स्थिति में the value of supply shall be the value of goods like kind, यानी उसी प्रकार की and quality, उसी गुणवत्ता वाली वस्तु का मूल्य हम value of supply आपूर्ति का मूल्य मानेंगे, और वो है that is 60,500 into 50, 60,500 प्रत्येक मोटरसाइकिल का मूल्य है, तो 50 मोटरसाइकिल का मूल्य होगा 30,25,000। तो आपूर्ति का मूल्य होगा इस स्थिति में 30,25,000 रुपए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।